अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ हम उसकी थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी थ्योरी को पहले समझना, क्योंकि जब तक उसकी थ्योरी समझ में नहीं आएगी, यानी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगी, तब तक आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। अब उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि जिस तरह से टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट, तो बहुत से बच्चे कहेंगे डिटर्मिनेंट तो हमें आती है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट हम चैप्टर 1 के अंदर 9 क्लास में पढ़ते रहे हैं, वहां पे जो डिटर्मिनेंट थी वो और ये डिटर्मिनेंट कंप्लीट डिफरेंट है। अब उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे जो डिटर्मिनेंट आपने पढ़ी थी वो थी 2/2, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के लिए थी, स्क्वायर मैट्रिक्स के। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो है 3 रोज 3 कॉलम्स, 4 रोज 4 कॉलम्स, या अप टू सो जितनी भी बड़ी वैल्यूज है यानी मैट्रिक्स की, उसके लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स। तो इससे पहले हमने 9 क्लास में इसकी डिफिनीशन नहीं देखी थी। वहाँ पे सिंपल डिटर्मिनेंट बताया गया था कि 2 रोज और 2 कॉलम्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करते थे। यहाँ पे हम थोड़ी सी उसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि ये किस ब्रांच से रिलेटेड है, तो फिर आगे हम डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करते हैं। इन लीनियर अलजेब्रा the determinant is a scalar value that can be computed from the elements of a square matrix and encodes certain properties of the linear transformation or function described by matrix। ये कह रहे हैं कि linear algebra के अंदर डिटर्मिनेंट जो है वो बेसिकली एक स्केलर वैल्यू होती है, जो कि एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स होते हैं उसके थ्रू उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई होती हैं उसके ऊपर, और उसके साथ साथ जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी फंक्शन जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास क्या है, बेसिक डिफिनीशन है इसकी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ये देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ एम को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डी ई टी लिखें और उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, सिंपल एम लिख लें, या एम को एब्सोल्यूट की फॉर्म में लिख लें। तो इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो चलें अब हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, जो हमने 9 क्लास में पढ़ी थी। पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी आगे वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। लेट सपोज दैट ए मैट्रिक्स 1 4 7 एंड 5, ये क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 4 7 5। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला काम ये होता है हमारा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, इनके दरमियान नेगेटिव साइन है, और फिर क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 5 1 ज़र 5 माइनस 7 4 ज़र 28, so which is equal to -23। so a determinant is equal to -23। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये चीज आपने 9 क्लास में पढ़ी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले सॉल्व करवाने से, यानी 3/3 की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा समझा दो कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो मैंने पहले क्या किया, 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर उसके बाद माइनस, और फिर क्या करना है आपने, 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। तो पहला जो काम करना है आपने वो है 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना। अक्सर बच्चों ने ये गलती की होती है कि 4 को 7 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया होता है, फिर -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया होता है, तो फिर वो जो आंसर होता है वो उसको सेम नहीं आता। रीज़न यह है कि आपने गलत तरीके से उसको सिंप्लीफाई किया है, जिसकी वजह से आपका आंसर मैच नहीं हो रहा। तो बस यही रीज़न है, बाकी इसके अलावा इसमें कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। अब हम क्या करते हैं, इसकी 3/3 मैट्रिक्स की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। ऑफ 3/3 मैट्रिक्स यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स हो, उसको कैसे सिंप्लीफाई करना होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने समझना है और इसको ध्यान से एक एक स्टेप को देखना है, क्योंकि आपने आगे यही अप्लाई करना है। लेट सपोज दैट हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, अपनी तरफ से कोई एग्जांपल चले सॉल्व कर लेते हैं। 1 -2 +1 0 1 -2 -1 +2 एंड 0। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो देखें इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा। जस्ट सिंपल आपने करना क्या है, पहले तो हम ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट लिखने के बाद क्या होगा, 1 -2 1 0 1 -2 -1 2 एंड 0। आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। ये लफ्ज याद रखना है, एक्सपेंड बाय रो 1।
मैं R1 से कर रहा हूँ। ये देखें इसके अंदर ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है ये है R2 और ये थर्ड रो है R3। इस तरह ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, लेकिन हम फिलहाल उस तरफ नहीं जाएंगे। हम जस्ट सिर्फ समझ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड किया जाता है, तो पहले उसको समझ लेते हैं। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, एक्सपेंड चूंकि कर रहे हैं तो आपने लिखना है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 लिखा हुआ है, आपने वो लिख देना है। फिर इसके डाउनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स है वो, और इसके सामने वाले यानी इसकी जो रो है इस 1 के लिए ये रो, और इसके नीचे जो कॉलम है ये आपने स्किप कर देनी है। तो जो एलिमेंट्स बाकी रह जाएंगे यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स, ये हमने क्या करना है यहाँ पे मेंशन कर देना है 1 -2 2 एंड 0, ये हो गया आपके पास। फिर नेक्स्ट क्या है -2। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है, आगे जो चीज़ है वो मैं आगे इससे नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम ऐसे ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस इंटू -2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके डाउनवर्ड जितनी भी वैल्यूज हैं वो स्किप हो जाएंगी, और इसकी लेफ्ट राइट यानी इसकी जो रो की फॉर्म में जो वैल्यूज हैं वो भी सारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। तो जो रह जाएगा 0 -2 -1 एंड 0 ये रह जाएगा। फिर +1 इंटू, अब देखें इसके डाउनवर्ड जाए तो ये वाली वैल्यूज और इसके सामने वाली सारी वैल्यू स्किप हो जाएंगी। तो यहाँ से रह जाएगा 0 1 -1 एंड +2। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ पे वो जो 2/2 मैट्रिक्स है सिंपल उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 0 -2 मल्टीप्लाई बाई -2। फिर ये माइनस माइनस +2, यहाँ से होगा 0 मल्टीप्लाई बाई 0 -1 मल्टीप्लाई बाई -2, यहाँ पे +1, और ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई -1। सो ये हो जाएगा 0 1 सर 0, ये 0 हो जाएगा। फिर हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा +2 2 सर 4। फिर +2 इंटू 0 माइनस माइनस +2। फिर ये हो जाएगा +1 इंटू 2 0 सर 0 एंड माइनस माइनस +1। सो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 +2 मल्टीप्लाई बाई -2 एंड +1 मल्टीप्लाई बाई 1। सो यहाँ से आ जाएगा 4 1 ज़र 4, 2 2 ज़र -4 एंड +1। सो +4 -4 दोनों कैंसिल इज इक्वल टू 1। सो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया है। तो इस तरह से आपने 3/3 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब इसमें जो मैंने साइन की बात की थी कि कहाँ पे पॉजिटिव रखना है कहाँ पे नेगेटिव रखना है, वो हम इंशाल्लाह इसकी जो आगे कॉन्सेप्ट है यानी अच्छा, इसमें जो मैंने बात की थी साइन की जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को रखना था, वो आगे चल के हम क्या करते हैं उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने माइनर और कोफैक्टर देखना है, उसमें चल के फिर वो डिटेल से पढ़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको नहीं समझाया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, एक तो डिटर्मिनेंट में आपको वैल्यू पूरी दी गई होती है कि ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें, या कोई सिंपल या तो आपसे कहा जाएगा कि आपने पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड यानी ए मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो फिर तो ठीक है, फिर तो इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सेलेक्टेड वैल्यूज दी गई होती हैं कि बस आपने इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करनी है, अगर यहाँ पे देखें A11 A12 इस तरह से मैंने वैल्यूज लिखी हैं, और मुझे कहा जाता है कि इनमें से आप कोई भी सिंगल वैल्यू के ऊपर आप क्या करें, इसका सॉल्व करके दें, तो फिर वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, माइनर और कोफैक्टर की कॉन्सेप्ट का पता होना। तो चलें पहले माइनर ऑफ एलिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एन है। ऑर्डर एन का मतलब है कि एन रोज एंड एन कॉलम्स है उसके अंदर, यानी बहुत ज्यादा रोज और बहुत ज्यादा कॉलम्स है। द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई, ये देखें ना ए आई जे मैंने इस फॉर्म में लिखा है। आई जे का मतलब क्या है, आई जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोटेड बाय एम आई जे। यानी अगर ए आई जे की फॉर्म में कोई भी हम नंबर है, यहाँ पे A11 लिखा है A12 लिखा हुआ है, तो उसके लिए जो माइनर होगा उसका वो क्या होगा, एम आई जे, यानी M11 M12 इस तरह M13, और यहाँ से इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये करते कैसे हैं। ये देख लें माइनर ऑफ A11, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है इसका अगर हमने माइनर फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे, M11 इज इक्वल टू A22 यानी A22 A23 32 33 ऑब्टेन बाय, इसको हम हासिल कैसे करेंगे वो जरा देख लीजिए।
अगर ये एलिमेंट है, इसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली तमाम वैल्यूज जो है ये वाली वैल्यूज और इसके डाउनवर्ड जो ये वाली वैल्यूज है, ये क्या हो जाएंगी, सारी स्किप हो जाएंगी। तो जो वैल्यूज देखें आपके पास ये 4 वैल्यूज रह गई हैं, ये वैल्यूज जो है ये क्या होंगी, इसकी माइनर वैल्यूज होंगी। यहाँ पे हमने लिख लिया है और इसी को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। जो इससे पहले वाली मैंने एग्जाम्पल करवाई है उसमें मैंने ये चीज डिटेल से समझा दी है कि किस तरह सॉल्व करना है। तो बस ये जो वैल्यूज फाइंड करने का तरीका है, इसको क्या कहा जाता है, माइनर कहा जाता है। अब इसके लिए ना साइन भी लगाने पड़ते हैं। साइन क्या है कि मतलब अगर हम इस वैल्यू को स्टडी करें तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाना है, नेगेटिव लगाना है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू है। तो इस चीज की कंसेप्ट को जरा समझ लें कि उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर कहा जाता है। अब देखें, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय ए आई जे is defined by aij is equal to -1 power I plus j mij, where mij is the minor of aij। ये क्या होगा, इसके अंदर ये जो वेर mi जो है वो तो माइनर है, हमने ऊपर देख लिया है। कोफैक्टर क्या है, ये जो एलिमेंट है ये वाला -1 पावर, ये जो हमने अभी सॉल्व करना है, ये क्या होता है, ये कोफैक्टर कहलाया जाता है। यानी उसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगा या उसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा, तो ये हमें बताएगा कि उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव लगाना है। अब इसको, यानी ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आपने अप्लाई कैसे करना है वो जरा चल के देख लेते हैं। तो अप्लाई करने से साथ साथ हम पहले देखेंगे कि साइन पैटर्न जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ वो जरा समझ लें कि इक्वली वी कुड हैव यूज एनी रोज और कॉलम एज लॉन्ग एज वी फॉलो साइन पैटर्न। हम अगर रो मैट्रिक्स यानी रो एज एक्सपेंड बाय रो कर रहे हैं या एक्सपेंड बाय कॉलम कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। इसके पैटर्न को फॉलो किए बगैर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो मैंने ए मैट्रिक्स लिख ली है, उसकी ये वैल्यूज हैं वो A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। ये वैसे 3 बोला जाता है इसको, 31 32 वैसे तो इसको 1 1 2 2 3 3 या इस तरह के फॉर्म में पढ़ा जाता है, लेकिन इसको अगर हम सिंपल नंबर्स की फॉर्म में पढ़ें तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि जस्ट वैसे रिप्रेजेंटेशन ही करनी है। अब देखना करना क्या है, अगर A11 है तो आपने क्या करना है, -1 पावर 1 + 1। देखें 1 1 है ना, तो ये I की वैल्यू और ये J की वैल्यू, 1 + 1 से क्या होगा, +2 आ जाएगा। तो अब देखें अगर यहाँ पे इसकी पावर देखें तो -1 पावर क्या है, इवन पावर आ रही। दो किस्म की पावर है, एक है इवन पावर जिस तरह से हो गया 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन, दूसरा है ऑड पावर। ऑड पावर क्या है, 1 है 3 है 5 है, इस तरह की वैल्यूज हैं ऑड पावर। अगर तो ये वैल्यू इवन नंबर आती है तो हमने क्या लिखना है, +1 लिखना है, और अगर ये नंबर क्या आता है, ऑड नंबर आता है, तो हमने क्या लिखना है, -1 लिखना है। जैसे यहाँ पे देखें 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे क्या था, 1 + 1 2 आया था तो ये +1 बन गया था। यहाँ पे देखें 3 + 1 से 4 आता है तो 3 + 1 से 4 आएगा, तो फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस तरह 2 + 1 से 3 आता है -1, फिर हो गया +1, फिर -1, फिर प्लस माइनस और +1। तो इसको मैंने यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया है कि आपने इसको याद अगर कर लेते तो भी ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, इस मेथड से इसको फाइंड भी कर सकते। देख लें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वो वाले नहीं है जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस, इस तरह से वो चीज़ नहीं है। ये बस सिर्फ क्या करना है आपने, वो जो वैल्यू जिसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं अगर वो वैल्यू यूज़ करनी है तो वहाँ पे कौन सा साइन लगेगा वो आपने इससे देखकर लिखना है। या आप इसको याद कर लीजिएगा या फिर इसको फाइंड करने का तरीका समझ लीजिएगा, मैंने दोनों ही करवा दिए हैं, तो ये देख लीजिएगा जैसे आपको ईजी लगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन चले हम 3x3 के लिए इसको थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम्स में तो आप पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। सो 3 रोज और 3 कॉलम्स के लिए आज इसको डिस्कस करते हैं। अब मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हम कहते हैं वो स्क्वायर अगर एम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हम कहेंगे कि वो सिंगुलर है, अदरवाइज हम कहेंगे इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन फाइंड करके दें कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो मैं
इसको एक्सपेंड करूंगा क्योंकि 3/3 है तो पहले एक्सपेंड किया जाएगा इसको। सो एम मैट्रिक्स लिखी है, यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट लगा दिया है, एक्सपेंड बाय रो वन से मैं इसको क्या करूँ, एक्सपेंड करूँ। सो ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये और ये खत्म हो जाएगा इस तरह से, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये खत्म हो जाएगी, तो बाकी ये 4 वैल्यूज रह गई हैं। सो 1 × 5 6 8 9 क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू थी, जिस तरह मैंने साइन के जरिए से समझा दिया है, मैं यहाँ पे चले मेंशन भी कर देता हूँ कि आपने लिखना कैसे है, प्लस माइनस और प्लस। क्योंकि हम इन तीनों को यूज कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, इन्हीं को ही फॉलो करना है। देखिए 1 पॉजिटिव है, फिर अब क्या होगा, -2 नेगेटिव हो गया। फिर क्या करेंगे, इसके नीचे वाली यानी ये वाली वैल्यूज ये स्किप हो जाएंगी और इसके आमने सामने यानी दाएं बाएं वाली वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। तो रह जाएगा 4 6 7 9 ये रह जाएगा। फिर इसके डाउनवर्ड जाएंगे ये वाली वैल्यूज, तो ये रह जाएगा +3 × 4 5 7 8। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 1 × 9 5 ज़र 45 -8 6 ज़र 48 -2 7 4 ज़र 9 4 ज़र 36 -7 6 ज़र 42 +3 × 8 4 ज़र 32 -7 5 ज़र 35। सो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से हो जाएगा -3 -2 इंटू इसको माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 6 आ जाएगा -6, और ये हो जाएगा +3 इंटू इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -3 -+2 6 ज़र 12, और ये हो जाएगा -9, तो ये -6 ये हो जाएगा -12 + 12, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 0। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो बस इतना ही सिंप्लीफाई करना था, आपको समझाना था कि इन साइन को कैसे यूज करना है और इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। जिस तरह से हम इसको समझते जाएंगे तो इसी तरह से हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप पहले इसकी कॉन्सेप्ट समझा करें और फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व किया करें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी वीडियो बना रहा हूं, 1 मिनट सब्र कर लें। सो नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर, एडजॉइंट हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं 9 क्लास में, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा चेंज आ गया है 3/3 के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा या डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो देख लेते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड ए ट्रांसपोज डिनोटेड the matrix obtained by replacing each element of A and its corresponding cofactors, then A transpose is called the adjoint of A and it is usually denoted by adjoint of A, that is adjoint of A is equal to A transpose। अब देखें थोड़ा सा चेंज कर दिया है एडजॉइंट को, वो कह रहे हैं कि अगर ए मैट्रिक्स है और उसका आप क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज किसका लेना है, वो मैट्रिक्स जिसकी आपने माइनर और कोफैक्टर के जरिए से वैल्यूज फाइंड की हैं, अब उसका अगर ट्रांसपोज ले लें तो वो क्या होता है, यहाँ पे एडजॉइंट बन जाता है। ये सिंपल अल्फाज में समझ ले इस तरह से। अब कह रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या होगा, ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ये जरा देख लें और समझ लें कि इसको सॉल्व कैसे करना है। लेट्स सपोज दैट ये ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज है a11 a12 a13, ये सारी मैंने लिख ली है। अब इसके मैंने माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर ली, ये देखें ये मैंने सारे लिखने हुए हैं। ये इसके कोफैक्टर a11 a12 a13 इस तरह सारी वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली हैं। अब कहने कि ये जो वैल्यूज आपने फाइंड की हैं इसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है। यानी ट्रांसपोज कैसे लेना है, ये वाली रो जो है ये चेंज हो जाएगी कॉलम में, फिर इस तरह सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। सो ये देखें ये a11 a12 a13 ये चेंज होकर यहाँ पे क्या हो गई है, रो से कॉलम में। फिर ये 21 22 23 वाली ये भी चेंज हो गई है, और ये वाली जो है थर्ड वाली ये भी चेंज हो गई है यहाँ पर। सो रोज कॉलम में और कॉलम्स रो में चेंज हो गए। अब हम कहेंगे कि ये क्या है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आपने ए मैट्रिक्स यहाँ पे देख लें 1 -4 7 और 9 ये पड़ा हुआ है। अब इसका अगर एडजॉइंट फाइंड करना हो, सो एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें क्या करते थे, इसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की जगह चेंज होती थी। यानी यहाँ पे 9 और ये 1 ये आप करते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे कि ये 4 और ये 7 इसके साइन चेंज करते, तो यहाँ पे +4 और यहाँ पे आ जाता -7।
ये एडजॉइंट आपने पढ़ी हुई थी 9 क्लास में, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया है, वो वाली एडजॉइंट नहीं है। सो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ही इसको समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। सो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। 9 क्लास में आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट ही सॉल्व किया था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो यहाँ पे इसकी जो नई चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इससे पहले इसका जिक्र नहीं हुआ था वहाँ पे, यानी थोड़ी सी भी नहीं बताई गई थी कि प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ये समझ लीजिए, इससे बहुत आसानी हो जाती है। यानी आपने क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं या एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसको सिंप्लीफाई नहीं करना होता, बस उन प्रॉपर्टीज की मदद से बताना होता है और सिंप्लीफाई हो जाता है, बस इतना ही काम करना होता है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि इफ़ एवरी एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज जीरो देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर पूरी के पूरी रो या पूरी कॉलम जो है वो जीरो हो, उसके तमाम एलिमेंट, तो कह रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दी है, मैं अब इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे जीरो आएगा। तो चलें इसको जरा समझ लें। मैं क्या करता हूँ, इसका ए डिटर्मिनेंट यानी ए डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 5 6 9 3 एंड प्लस 2। तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंड बाय रो वन, आर वन से एक्सपेंड कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा आपके पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें ये और ये खत्म हो जाएगा 5 6 3 एंड 2 माइनस 0, फिर क्या होगा ये और ये खत्म होगा 1 6 9 एंड प्लस 2, और लास्ट वाली वैल्यू खत्म होगी तो प्लस 0 इंटू 1 5 9 एंड 3। अब देखें इससे आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 माइनस 6 3 ज़ार 18 माइनस 0 9 2 1 ज़ार 2 एंड माइनस 9 6 ज़ार 54 प्लस 0 3 1 ज़ार 3 माइनस 9 5 ज़ार 45। तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय, इसमें से माइनस करें तो माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 0 इंटू इसको माइनस करें तो माइनस 52 आता है, और प्लस 0 इंटू यहाँ से हो जाएगा माइनस 42। अब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 0, ये 0 तो वैसे होता ही नहीं, तो यानी 0 माइनस 0 प्लस 0 यही लिख लेते हैं। सो टोटल जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 आएगा, यानी ए डिटर्मिनेंट से क्या हो गया, 0 आंसर आ गया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो, हमने बस क्या करना है, हवाला देना है कि ड्यू टू प्रॉपर्टी नंबर 1 if every element in a row or column of a square matrix is zero then a determinant zero, बस ये बता देना है। तो इसको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if all elements of the corresponding rows or columns of a square matrix A are interchanged then the resulting matrix is equal to a determinant। ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और आप उसको, यानी इंटरचेंजिंग रो और कॉलम का मतलब क्या होता है कि आप उसकी रोज और कॉलम को चेंज करें, यानी उसका ट्रांसपोज ले लें सिंपल अल्फाज में। तो कह रहे हैं कि अब जो रिजल्टिंग यानी उसका जो आंसर आएगा वो दोनों मैट्रिक्स का इक्वल होगा, यानी जो ए मैट्रिक्स गिवन थी वो भी और उसका ट्रांसपोज लिया वो भी, उन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो इक्वल आएगा। दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। ये बस आपने मेंशन कर देना है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो कंडीशंस आ रही है तो हमने मेंशन करना है कि ये इसलिए इक्वल आती है। सो देखने ए डिटर्मिनेंट हो गया और ये ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो गया, दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तो इसको हम एग्जांपल से देख के समझ लेने क्या वाकई इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लिखी है। अब पहले मैं क्या करता हूँ, इसका चले ट्रांसपोज भी ले लेता हूँ, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या होगा, ये वाली रो जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी 3 माइनस 1 एंड प्लस 2। ये वाली रो कॉलम में चेंज होगी तो 3 1 एंड 0, और ये वाली चेंज होगी तो ये हो जाएगा 1 0 एंड माइनस 1। अब हमने ये देखना है कि इसका ट्रांसपोज, इस ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। सो ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड प्लस 2, 3 1 एंड 0, 1 0 एंड माइनस 1, एक्सपेंड बाय रो 1। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इन तमाम वैल्यूज को एक्सपेंड बाय रो 1 करके लिख रहा हूँ। ये क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको
कम से कम एक रो से सॉल्व करना आ जाए, क्योंकि अगर किसी एक से भी समझ आ जाती है तो बाकी करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन में एक ही रो से करूँ ताकि आपके लिए क्या हो, आसानी हो इसमें। अब क्या करना, इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 0 0 एंड -1 माइनस इंटू -1, सो ये आ जाएगा आपके पास 3 0 1 एंड -1 एंड +2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 3 1 1 एंड 0, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर +2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 और ये वैसे 0 खत्म हो जाएगा, +1 इंटू 3 1 ज़र -3 और ये 0 खत्म, +2 इंटू 3 0 ज़र 0 और ये हो जाएगा -1, यहाँ से -1 आ जाएगा, सो ये हो जाएगा -3 -2 इज इक्वल टू -8, ये ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब जो इसकी एडजॉइंट फाइंड की है उसका भी हम क्या करते हैं, यानी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा आपके पास ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 3 3 एंड 1 -1 1 एंड 0 2 0 एंड -1, तो इसको भी क्या करेंगे, एक्सपेंड बाय रो 1 और 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा 1 0 0 -1, फिर हो जाएगा -3 इंटू -1 0 2 एंड -1 और फिर होगा +1 इंटू -1 1 2 एंड 0, ये इसकी वैल्यू हो गई। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -0 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 -0 मल्टीप्लाई बाय 2 +1 इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 -3 इंटू +1 एंड +1 इंटू -2, सो ये हो जाएगा -3 -2 इज इक्वल टू -8, सो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी क्या हो गया, -8 आ गया, हेंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, सो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमने यही प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी, सो ये आपके पास प्रूफ हो गई है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल आती हैं। तो अब डिस्कस करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को, जो कि है हमारे पास कि इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इंटरचेंज, यानी कोई भी कह रहे हैं कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स की जगह आप चेंज कर दें, एंड देन द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज -a डिटर्मिनेंट, तो उनका जब डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे तो फिर कह रहे हैं कि वो नेगेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा। इन अदर वर्ड्स बोथ द डिटर्मिनेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी अगर देखा जाए तो दोनों का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एक जैसा। अब इसको मैं थोड़ा सोल्व कर देता हूँ एग्जांपल की मदद से, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के लिए, क्योंकि 3/3 के लिए एडजॉइंट को फाइंड करना थोड़ा सा लेंथी होगा, तो वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ही सिंप्लीफाई करेंगे। एग्जांपल लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 1 3 5 एंड 4 लिख लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स है। अब कह रहे हैं कि आप इसमें किसी भी, यानी एक रो या 2 रो, ये इन दोनों की जगह चेंज कर दें, यानी अगर ये ए मैट्रिक्स है ना और इसकी जगह चेंज कर लें, तो कह रहे हैं कि दोनों का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो जो जिसकी चेंज की है ना वो नेगेटिव ऑफ इसके, यानी इसका नेगेटिव होगा। तो चलें जी, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसको मैं क्या करता हूँ, ए प्राइम से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ये 5 4 1 एंड 3, इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब हम फाइंड करते हैं इसका इनवर्स। तो अब मैं फाइंड करता हूँ इसका डिटर्मिनेंट, यानी ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, सो ये हो जाएगा 1 3 5 एंड 4, सो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -5
5 multiply by 3. So 4 1s are 4 minus 5 3s are 15 and which is equal to 4 minus 15 से आएगा minus 11. ये ए डिटर्मिनेंट है. अब ये जो इसकी प्राइम मैंने लिखी यहाँ पे ए प्राइम से रिप्रेजेंट किया, यहाँ से क्या आना चाहिए आपके पास, यहाँ से 11 आंसर आना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल आता है तो फिर वो क्या होगा, माइनस की जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा. तो हम कर लेते हैं ए प्राइम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं. 5 4 1 एंड 3. सो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4. 5 3 आर 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11. सो देख लें आपके पास क्या है, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया. तो वही कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी दो रोज या कॉलम की जगह चेंज करते हैं और फिर उनके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा. तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज टू आइडेंटिकल रोज और टू आइडेंटिकल कॉलम्स देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. आइडेंटिकल किसे कहते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं सेम मैट्रिक्स या सेम रोज. ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसके अंदर दो रोज या दो कॉलम एक जैसी हैं, यानी दोनों की वैल्यूज एक जैसी हैं, तो फिर कह रहे हैं कि उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 आएगा. तो चलें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि समझ लें कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता. तो उस एग्जांपल में क्या लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों एक जैसे लिख लेते हैं. 1 माइनस 1 एंड 0, यहाँ पे 3 4 एंड 2, 1 माइनस 1 एंड 0. ये देखें मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो और थर्ड रो को इक्वल रखा है, दोनों इक्वल हैं, यानी वो भी यही कह रहे हैं कि कोई भी दो इक्वल हैं तो आपके पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 आएगा. तो चलें जी इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या वाकई ही 0 आता है या नहीं आता. अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको, यानी एक्सपेंड करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि इसको कॉलम से कैसे एक्सपेंड किया जाता है, तो वो भी आपकी समझ लीजिएगा. तो चलें अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. इसके डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा चेंज रखूंगा, वो क्या होगा कि इसको मैं एक्सपेंड करूंगा रो से नहीं बल्कि कॉलम से. तो देखें कॉलम से इसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है. मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ. तो पहले तो ए डिटर्मिनेंट विच इम्प्लाइज दैट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 3 4 एंड प्लस 2, 1 माइनस 1 एंड 0. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंड बाय सी. ये देखें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, C3 लिख रहा हूँ. ठीक हो गया. तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये हो जाएगा आपके पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. अब देखें ये और ये सारी क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी. तो 0 के लिए आएगा 3 4 1 एंड माइनस 1. फिर इसकी बारी है तो ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा. तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, -2. तो ये और ये खत्म, 1 माइनस 1 1 एंड माइनस 1. फिर 0 के लिए ये और ये खत्म, तो प्लस 0. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 3 एंड 4. देखें 0, 3 1 ज़र माइनस 3, माइनस 4 1 ज़र 4, माइनस 2, 1 1 ज़र माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 एंड प्लस 0 इंटू 4 1 ज़र 4 प्लस 3. सो ये हो जाएगा 0 इंटू माइनस 7, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 0 एंड प्लस 0 इंटू 7. तो ये हो जाएगा 7 0 ज़र 0, माइनस 2 0 ज़र 0 एंड प्लस 7 0 ज़र, सो विच इज इक्वल टू 0. सो ए डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 आ गया. अब ये ना समझिएगा कि यहाँ पे दो वैल्यूज 0 थी इस वजह से, ये 0 की वजह से देखें क्या फ़ायदा हुआ हमें कि वो वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, जल्दी सिंप्लीफाई होकर 0 वो लिखनी नहीं पड़ती. आगे चल के हम इसको फिर मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि 0 वैसे स्किप हो जाएगा. तो बस सिर्फ वो नंबर जो 2 है 3 है या 4 कोई भी ऐसी वैल्यू है उसके लिए है, जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही हम मेंशन करेंगे. सो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम एक जैसी हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if every element of a row or column of a square matrix A is multiplied by the real number k, then the determinant of resulting matrix is Ka. ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम को, वैसे तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पूरी रोज और कॉलम तमाम नंबर्स के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आप किसी भी रोज के, यानी एक रो के साथ या एक कॉलम के साथ, सिर्फ एक रो या एक कॉलम के साथ आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो उसका आंसर आएगा उस आंसर का जो लास्ट में वैल्यू देखेंगे तो वो क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट के साथ वो नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा हो। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इससे 7 आंसर आ गया है और मैंने किसी रो को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो जब रिजल्टिंग आंसर आएगा वो 7 3 21 आंसर आएगा, क्योंकि वो 3 से मल्टीप्लाई हुई थी एक रो या एक कॉलम, तो इस वजह से उसका आंसर क्या होगा, वो 3 भी साथ में नजर आएगा कि ये मल्टीप्लाई हुआ है। ये इसका मतलब है, ये देख लेते हैं। अब जो ए मैट्रिक्स मैंने यानी ए मैट्रिक्स मैंने लिखी थी उसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड बाय और 2, रो 2 से मैं इस दफ़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सो 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपने साइन का इस्तेमाल लाजमी करना है, उसका ख्याल करना है, बाकी आप कोई भी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 और ये हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 4 3 5 एंड +2, ये आ जाएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट करेंगे -1 के लिए, तो ये हो जाएगा -1 इंटू ये और ये ख़त्म हो जाएगा 1 3 6 एंड 2, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 के लिए करेंगे, सो प्लस 0, 0 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन कोई भी लिखें 0 के साथ ख़त्म ही हो जाता है। वैसे तो नेगेटिव साइन आता है लेकिन मैंने पॉजिटिव ही लिख दिया क्योंकि 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 4 2 ज़ार 8 -5 3 ज़ार 15 -1 इंटू 2 1 ज़ार 2 एंड 6 3 ज़ार -18 प्लस 0। बस इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही मैं समझा रहा था कि 0 का फ़ायदा ये होता है कि वो वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -7, -1 इंटू यहाँ से हो जाएगा -16, सो 7 2 ज़ार माइनस माइनस प्लस 14 and minus minus plus 16, so which implies that a determinant is equal to 30। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं इस मैट्रिक्स की किसी भी एक रो के साथ या कॉलम के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो इसके आंसर से वो नंबर जो मल्टीप्लाई होगा तो वो उसके आपको नजर आएगा कि अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं इस मैट्रिक्स के किसी भी रो के साथ या कॉलम के साथ एक नंबर यानी अपनी तरफ से चलें 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो 150 आएगा। वो देख लीजिए अभी वो कैसे आता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाउ मल्टीप्लाइंग 5 विद और 2, और 2 के साथ मल्टीप्लाइंग 5 विद और 2 के साथ क्या करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाइंग और 2 विद 5, थोड़ा सा उल्टा करके लिख लिया, और 2 विद 5 ऐसे लिख लें, मल्टीप्लाइंग और 2 विद 5। तो चलें जी, ये बन जाएगा ए मैट्रिक्स, यानी अगर उसकी वैल्यू देखें ए प्राइम से चलें रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 4 3 5 2 ज़ार 10 -5 0 6 5 एंड +2, ये हो गई वैल्यू। अब फिर अगेन एक्सपेंड बाय रो 2 और 2 से एक्सपेंड करते हैं, सो ए प्राइम डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, चूंकि थोड़ा सा चेंज आया इसलिए मैंने क्या किया उसको आर प्राइम ए प्राइम से रिप्रेजेंट किया है, बाकी नहीं तो आप वही लिख सकते हैं -10 इंटू, तो ये हो जाएगा ये और ये कैंसिल होगा, 4 3 5 एंड +2, फिर -5 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ये और ये खत्म होगा 1 3 6 एंड 2 -0, ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा 1 4 6 एंड 5। अब ये हो जाएगा -10 4 2 ज़ार 8 -5 3 ज़ार 15 -5 इंटू 2 1 ज़ार 2 -6 3 ज़ार 18 -0, तो ये हो जाएगा -10 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -7 -5 इंटू -16, तो ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 7 10 ज़ार 70 माइनस माइनस प्लस 16 5 ज़ार 80 एंड विच इज इक्वल टू 150। सो ए प्राइम का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, अब देखें इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था और इसका आंसर क्या आया था, 30 आया था ए डिटर्मिनेंट का, तो एक रो को 5 से मल्टीप्लाई करने से देखें वो 5 टाइम आ गया, तो यानी वो जो वैल्यू लिखी थी कि अगर ए मैट्रिक्स के साथ जो प्रॉपर्टी थी तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी आप रो या कॉलम के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट जो होगा वो उतने टाइम क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो वो हमने इस एग्जांपल से समझ लिया है इसको।
तो अब हम इसकी लास्ट 2 प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, 6 और 7, बस इतनी है। ये वाली प्रॉपर्टी जिसकी एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ही मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि इसकी क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है तो वहीं पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ टू टर्म्स देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन इज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसके आप किसी भी रो या कॉलम के साथ कोई भी एक पूरी के पूरी रो या कॉलम के साथ कोई अलग मैट्रिक्स यानी मल्टी ऐड कर लेते हैं, अलग रो या कॉलम के साथ अलग रो या ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अंदर आप क्या करें, किसी भी रो के साथ एक और रो ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो कह रहे हैं कि आप उसका जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा उसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। यानी अगर ये ए मैट्रिक्स है, इसमें ये मैं कर लेता हूँ प्लस B11 फिर B12 या 21 एंड B31, ये मैंने इसके साथ ऐड कर लिया। अब कह रहे हैं कि जब इसका हम आंसर देखेंगे तो वो इन दोनों वैल्यू यानी इनको अलग अलग करके लिखें, उनके ऐड करने से जो आंसर आएगा वो इसके सिंगल से इस तरह से आंसर आएगा। ये देखें F11 की फॉर्म है, फिर ये B11 जो हमने ऐड किया था वो अलग से इसके साथ आएगा। तो इन दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, उसका सम जो है वो इसके इक्वल आएगा। बस ये याद रखना है। इसकी बाकी जो डिटेल है वो हम एक्सरसाइज में ही सोल्व करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी, फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। If every element of any row or column of a square matrix is multiplied by a real number k and the resulting product is added to the corresponding element of any row or column of the matrix, then the determinant of the resulting matrix is equal to the determinant of the original matrix। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बस ये कह रहे हैं, ये यानी ये वाली जो है 6 के साथ रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को या उसकी एक रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसका जो आंसर आता है वो किसी भी और रो या कॉलम के साथ ऐड कर देते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा यानी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द ओरिजिनल, तो उसका आंसर क्या होगा, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का आंसर होगा वही आंसर उसमें से भी आएगा। भाई ये इसमें समझा रहे हैं, दोबारा देख लें। ए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, फिर वो जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू रह गई है उन वैल्यूज को किसी और रो या कॉलम के साथ ऐड कर दें। अब क्या है, जो इसका आंसर होगा वो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स गिवन थी उसके डिटर्मिनेंट के जैसी आंसर उसका जो होगा वो उस डिटर्मिनेंट के आंसर जैसा होगा। ये इसमें समझा रहे हैं। सो ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो, नहीं तो फिर ये बस सिर्फ याद ही रखनी है आपने ये वाली प्रॉपर्टी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसका पहला सवाल है कि इफ a इज इक्वल टू 131 माइनस 1 2 0 2 0 एंड माइनस 2 देन फाइंड a11 a12 a21 a23 a31 32 33 इस तरह से। और फिर कह रहे हैं कि देन आल्सो फाइंड ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड करनी है। पहले तो ये समझ लें कि इन वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करेंगे। आपको याद हो मैंने आपको क्या बताया था, माइनर और कोफैक्टर को बताया था। तो ये समझें कि ये वो वाली वैल्यूज है जिसको आपने क्या करना है, अभी फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड करना बहुत ही ज्यादा क्या है, इजी है। अब वो कैसे इजी है ये जरा समझ लीजिएगा। पहले तो मैं इसकी वैल्यूज लिख लेता हूँ कि मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करती हैं ये वाली वैल्यूज। तो ये यहाँ पे समझ लीजिए, ये A11 यहाँ पे, ये A12 A13, फिर है 821, ये 22 23 31 32 एंड 33, ये वैल्यूज हो गई हैं। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो किन वैल्यूज को फाइंड करना है, एक तो ये वाली वैल्यू गिवन है ये फाइंड करें, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, 23 वाली गिवन है, 31 32 33 कह रहे हैं इनको फाइंड करें, और फिर उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करें। तो मैं इसमें से पहले क्या करता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके देता हूँ, फिर इसमें से कोई भी एक वैल्यू सॉल्व कर दूंगा कि कैसे सॉल्व करनी है। बाकी फिर उम्मीद है मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ भी आ जाएगी और फिर आप इसकी खुद प्रैक्टिस भी कर लेंगे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। तो चलें पहले हम क्या करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 131 माइनस 1 2 0 2 0 एंड माइनस 2। सो एक्सपेंड बाय रो 1।
और 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1 इंटू ये और ये कैंसिल 2 0 0 एंड -2 -3 ये और ये कैंसिल -1 0 2 एंड -2 एंड +1 इंटू -1 2 2 and 0, so which is equal to 1 into 2 2s are -4 -0 -3 minus plus 2 1s are 2 -0 plus 1 into -1s are 0 and -2 2s are 4, so which is equal to 1 into -4 -3 into +2 and +1 into -4, so -4 -6 and -4 which is equal to -14, so a determinant is equal to -14। ये एक वैल्यू सॉल्व हो गई है। इसमें देखें माइनर और कोफैक्टर का हम कोई लिहाज नहीं रख रहे, बस जस्ट हम क्या कर रहे हैं उसको एक्सपेंड कर रहे हैं और उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। अब जो आपने वो A11 या वो इस तरह की जो वैल्यूज फाइंड करनी है उसमें आपने बहुत ध्यान से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें आपने वो जो -1 की पावर वाला जो फार्मूला था उसको भी याद रखना है। तो मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ A33 को सॉल्व कर लेता हूँ। A33 को सॉल्व कर लेता हूँ, वो इक्वल होगा -1 पावर 3 प्लस 3, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो इस तरह से आएगी 1 3 -1 एंड 2, ये इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू आ जाएगी। बस आपने इतना ही सॉल्व करना है इसको। सो ये हो जाएगा -1 पावर 3 प्लस 3 से क्या होगा 6 आएगा। ये हो जाएगा 2 1s are 2 माइनस प्लस 3 1s are 3। सो इसकी पावर देखें इवन है, इवन पावर हो तो ये नेगेटिव क्या हो जाता है +1 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये होगा 3 + 2 से 5। सो A33 इज इक्वल टू 5। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलें एक और भी सॉल्व करा देता हूँ, एक और सॉल्व करते हैं A21 वाला सॉल्व कर लेते हैं। सो विच इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1, पहले तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसकी मैट्रिक्स की वैल्यूज को लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 3 1 0 -2। अच्छा ये लिख कैसे रहे हैं ये मैं समझा देता हूँ कि ये आपने कैसे लिखना है। ये देखें अगर हम A21 को फाइंड कर रहे हैं तो इसके ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज इस तरह से ये ख़त्म हो जाएंगी। मैं यहाँ पे मार्कर रख रहा हूँ समझाने के लिए, ये देखें ये ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो ये वाली वैल्यूज हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी इस तरह से, ठीक हो गया। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई है A12 ये 13 32 एंड 33, यानी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे अगर देखें तो ये वाली वैल्यूज 3 1 0 एंड -2 ये रह रहा है। तो आपने इन वैल्यूज को यूज करना है और उसकी मदद से इसको फाइंड आउट करना है। अब जिस तरह से A33 हमने फाइंड किया था तो देखें वो कैसे फाइंड किया था, उसमें ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज इस तरह से ये खत्म हो गई थी। तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई हैं वो क्या है A11 A12 A21 एंड 22, ये देखें ये 4 वैल्यूज रह गई थी। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो बस ये उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि अब आपने एक्सपेंडिंग कैसे करनी है। एक्सपेंड करने के लिए आपने ये जिस तरह R1 से एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो वो भी सेम इसी तरह से ही एक्सपेंड हो रही होती है। ये देखें मैं थोड़ा सा और इसको अगर एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे जो हमने सोल्व किया था ये फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो ये और ये ख़त्म हो गया। तो अब देखें 4 वैल्यूज आपके पास रह गई 2 0 0 एंड -2, तो इसको मैंने यूज़ किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 के लिए था तो 3 के लिए ये वाली वैल्यू और इस तरह ये पूरी वैल्यू ख़त्म हो गई। सो -1 0 2 एंड -2 इस तरह से ये सिंप्लीफाई हुआ है। सो यही इसकी कॉन्सेप्ट थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम A21 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो A21 इज इक्वल टू -1 पावर 3 3 2s are -6 -0 -1, देखें ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा और यहाँ से -6 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 6 A21 से क्या आंसर आया है 6 आंसर आया है। सो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया है। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी फर्स्ट क्वेश्चन की। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं जिसमें यानी इसी के अंदर जो A1 2 3 1 3 2 इस तरह जो फाइंड करने को कहा गया है वो आप खुद फाइंड कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी क्लियर हो जाएं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है, सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना। ये गलती ना कीजिएगा कि इसको सॉल्व करने बैठ जाए, क्योंकि पहले ही बता दिया है विदाउट एवेलुएटिंग स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग क्वालिटीज इक्वलिटीज। ये कह रहे हैं कि रीजन बतानी है कि क्यों है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से 0 क्यों आंसर आ रहा है, ये रीजन आपने बताना है, बस यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देख लें
फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स या रो की तमाम एंट्री जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो आता है। तो यही इसका रीजन है। चलें जिसका आंसर लिख रहे थे, इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी। वैसे तो हम जब उसमें बोर्ड के पेपर में लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं लिखना, बल्कि हमने वो कंडीशन लिखनी है। यानी ये तो वैसे आपको समझाने के लिए ड्यू टू प्रॉपर्टी 1 लिख दिया, वैसे आपने वो कंडीशन लिखनी कि इस वजह से ये है। तो वो कंडीशन क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is 0, then A determinant is equal to 0। ये समझ लें। ड्यू टू फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने वैसे हवाला दे दिया है, आपने ये हवाला नहीं देना, आगे चल के बस आपने यही बताना है कि क्यों है। यानी इफ एवरी एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 0 देन ए डिटरमिनेंट 0। तो देख लें इसके अंदर एक पूरी के पूरी कॉलम जो है वो 0 है, उसकी तमाम एंट्री 0 है, जिसकी वजह से इसका आंसर 0 आएगा। तो वही बस यही इसका क्या है, रीजन है। तो ये इसका आंसर हो गया, बस इतना ही आपने मेंशन करना है। तो इसके सेकंड पार्ट को देखना जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 -8 4 एंड -12 2 -1 3 इज इक्वल टू 0। अब अगेन देख लें क्या इसमें कोई रो या कॉलम 0 तो नहीं है, नहीं वो तो नहीं है। क्या कोई और प्रॉपर्टी इस तरह से जिससे 0 आता हो, तो हाँ एक और प्रॉपर्टी भी थी कि अगर कोई भी दो रोज या कॉलम एक जैसी हो तो हम कहते हैं कि वो भी क्या होता है, इसका 0 के इक्वल आता है डिटर्मिनेंट। तो इसमें देखें 1 2 3 लिखा हुआ, यहाँ पे 2 -1 3 ये और ये तो इक्वल नहीं है, यहाँ पे तो वैल्यू डिफरेंट है। अगर मैं इस वैल्यू को यानी सेकंड रो को डिवाइड कर दूं -4 के साथ, तो फिर क्या हो सकता है, ये सेकंड और थर्ड रो इक्वल आ सकती है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। डिवाइडिंग आर 2 बाय -4। तो देखें इससे क्या होगा, ये हो जाएगा विच इंप्लाइज दैट, यहां से आ जाएगा 1 2 3, ये -8 को डिवाइड करें, -8 डिवाइडेड बाय -4, 4 डिवाइडेड बाय -4 एंड -12 डिवाइडेड बाय -4, 2 -1 एंड 3 एंड विच इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 1 2 3, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3, सो 2 -1 एंड 3। अब देखें ये इक्वल था कि ये किससे क्या आंसर आता है, 0 आंसर आता है। अब दोनों के क्या है आंसर, ये देखने सेकंड रो और थर्ड रो इक्वल आ गई है। अब हम लिखेंगे कि वो जो आइडेंटिकल वाली वैल्यू थी कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन यहां पे लिख लेते हैं इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम, देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस हमने रीजन बता दी कि मैंने इसको -4 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो दो वैल्यूज थी वो इक्वल आ गई और ये 0 के इक्वल है। तो ये रीजन है इसके पीछे। अच्छा जी, इसके अलावा भी क्या इसको कुछ और भी कर सकते थे, यानी अगर डिवाइड ना करते तो आप R2 में से -4 कॉमन ले लेते, इस तरह भी कर सकते हैं। और ये जो मैट्रिक्स यानी रो है इसमें से टेकिंग, यहाँ पे लिख रहे हैं कॉमन -4 फ्रॉम R2 से -4 कॉमन ले लेते तब भी आपके पास ये इक्वल आ जाती। तो आप देख लें जिस तरह से आप इसको सॉल्व करें, -4 को कॉमन लेके सॉल्व करें या -4 से डिवाइड करके सॉल्व करें, तो वो आपके अपनी मर्जी है, आंसर आपका इक्वल आएगा। तो इसके थर्ड पार्ट को समझ लें, ये है कि 1 3 -2 3 -1 1 2 1 4, और यहाँ पे देखें तो 1 3 2 3 -1 +1 -2 1 एंड 4। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो गई है, यानी ये वाली रो जो है ये कॉलम में चेंज हो गई यहाँ पे, फिर ये वाली रो जो है वो यहाँ पे कॉलम में, और ये वाली रो जो है ये कॉलम में। तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो आपस में वो इक्वल आता है। यानी अगर हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है,
अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो रिवाइज कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद डिटर्मिनेंट लें तो वो दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के, यानी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या है, वो इक्वल आता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आई थिंक बताना बेहतर होगा, मजीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके फोर पार्ट को देख लें। इसमें लिखा हुआ है 3 2 0 1 1 -3 2 4 एंड -6 एंड विच इज इक्वल टू -3। अब ये कह रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो इसके -3 इंटू इसके इक्वल आता है। तो इसको चलें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। वो सॉल्व तो वैसे नहीं करना, हमने डिटर्मिनेंट नहीं अप्लाई करना, बस इसमें से कुछ कॉमन लेना है ताकि ये वैल्यू बाहर आ जाए। सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 0 1 1 -3 2 4 एंड -6। अब देखें अगर मैं इसके कॉलम 3 में से -3 को कॉमन ले लूं तो फिर आपके पास क्या, या -3 को क्या कर लूं, इसको डिवाइड कर लूं, ये फिर वही वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें -3 कॉमन आया हुआ है, तो नहीं तो हम इसको डिवाइड करके भी ये लेकर आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड करना है, बल्कि कॉमन ही लेना है। तो अब हम लिखेंगे टेकिंग -3 कॉमन फ्रॉम C3। कॉलम 3 में से मैं क्या कर रहा हूँ, -3 को कॉमन ले रहा हूँ। अब देखें जीरो के साथ तो कुछ भी कॉमन लिए जा सकते हैं, जीरो के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 2 0 1 1, ये -3 बाहर जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 2 4 और यहाँ से -3 जाएगा तो 3 2 6 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें ये क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड आ गई। सो यही हमने प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट समझे यही है इसकी, कि आपके पास क्या है, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए हैं। तो इसके फिफ्थ पार्ट को देख लें। ये लिखा हुआ है 1 0 -1 3 2 1 1 -1 0 इज इक्वल टू माइनस, यानी माइनस बाहर लिखा हुआ है, फिर 1 0 -1 1 -1 0 3 2 1। अब इन दोनों को हमने इक्वल लेकर आना है, सिर्फ बताना है कि कैसे इक्वल आया। तो इसका आसान सा हल है, आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करना है और बताना है। उसमें यह था कि अगर आप किसी भी दो रोज या कॉलम की जगह चेंज कर दें तो उसका जो आंसर आता है वो नेगेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। तो बस हम यहाँ पे वही मेंशन कर देंगे कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स और interchange then determinant of the resulting matrix is minus a determinant। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस हमने रीजन बता दिए। तो देखें इसमें ये सेकंड और थर्ड रो की जगह जो है वो क्या हुई है, चेंज हुई है, यानी थर्ड और सेकंड की जगह यहाँ पे 3 2 1 लिखा हुआ था, ये अब चला गया थर्ड रो में, और ये जो थर्ड रो वाला था ये चला गया है सेकंड रो में। तो यही इसका आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट तो अब हम सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। इस पार्ट के अंदर मैं क्या करने लगा हूं, मैं जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है उसको इस्तेमाल करने लगा हूं और समझाने लगा हूं, जिसमें क्या था कि आप किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको दूसरी रो के साथ ऐड कर दें। ठीक हो गया, तो इन दोनों का आंसर इक्वल आता है। तो हमने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को या राइट से लेफ्ट को लेकर आना है। तो चलें जी, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट को लेकर आते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 0 एंड +1 3 1 एंड 2 1 2 एंड +2, ये वैल्यू हो गई है। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं किसको, 2 को, यानी 2 1 2 2 2 4 एंड 2 2 4, फिर उसको अगर मैं रो 2 के साथ ऐड कर दूं तो आपके पास क्या होगी, ये वाली वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलें जी पहले कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग और 3
विथ 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 0 एंड 1 3 1 2। अब देखें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 एंड 2 2 जार 4। सो अब क्या कर लेते हैं, अब लिख लेते हैं कि एडिंग R2 प्लस R3, यानी R2 और 3 को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 0 एंड 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 1 प्लस 4 एंड 2 प्लस 4, सो 2 4 एंड 4, ये हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 2 0 एंड 1, 3 प्लस 2 से 5, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 से 6। अब देखें यहाँ पे 2 4 एंड 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इक्वल लेकर आने के लिए मैं दोबारा क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग R3, डिवाइडिंग R3 बाय 2, जो 2 से मल्टीप्लाई किया तो उससे, अब वो डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 2 एंड 2 चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 0 1 5 5 6, 2 over 2 4 over 2 एंड 4 over 2। सो ये 2 और 2 कैंसिल, ये 4 2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये इक्वल आ जाएगा 2 0 एंड 1 5 5 एंड 6 1 2 एंड 2। तो ये इसका क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो यही इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन 2 समझ आ गई होगी, क्योंकि उसमें हमने तमाम जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उसका इस्तेमाल किया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट यह है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी एक एक ए जो है वो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो वेरीफाई करें कि ए का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इक्वल है ए डिटर्मिनेंट के, यानी आपने ए का ट्रांसपोज देना है, फिर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है, वो इक्वल है ए डिटर्मिनेंट के। अगर याद हो तो मैं इससे पहले इसको सॉल्व करवा चुका हूँ सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर। तो चलें एक दफ़ा क्वेश्चन गिवन है तो इसलिए हम उसको क्वेश्चन के हिसाब से भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने ए मैट्रिक्स लिखी है 2 0 1 3 1 2 1 2 एंड 2। आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। इसका ट्रांसपोज भी चले मैं लेकर रख लेता हूँ यहाँ पे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये वाली रो जो है, ये वाली रो ये चेंज हो जाएगी कॉलम में, तो ये हो जाएगा 2 0 एंड 1। फिर ये वाली रो जो है ये कॉलम में 3 1 एंड प्लस 2, और ये वाली चेंज होगी तो 1 2 एंड प्लस 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई। पहले हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 0 1 3 1 एंड 2 1 2 एंड प्लस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंड बाय रो 1, और 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा, देखें 2 लिखेंगे तो इसके लिए क्या होगा, ये वाली और ये वाली वैल्यू कैंसिल, 1 2 2 एंड प्लस 2 माइनस 0, यहाँ से ये और ये ख़त्म, 3 2 1 एंड 2 प्लस 1 इंटू 3 1 1 एंड 2, ये और ये ख़त्म, तो ये वैल्यू रह जाएगी। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 1 ज़र 2 माइनस 2 2 ज़र 4 माइनस ये 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 प्लस 1 इंटू 3 2 ज़र 6 माइनस 1। सो 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस 2, 0 ख़त्म हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 5। सो 2 2 ज़र माइनस 4 प्लस 5, which implies that a determinant is equal to plus 1। अब हम देखते हैं क्या इसके ट्रांसपोज से भी यही वैल्यू आती है या नहीं आती। सो नाउ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख देंगे 2 3 एंड 1, फिर है 0 1 2 1 2 एंड प्लस 2। तो यहाँ भी क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय और 1 ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 2 एंड प्लस 2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3, ये और ये कैंसिल, 0 2 1 एंड 2 एंड प्लस 1 इंटू 0 1 1 एंड 2। सो 2 इंटू 2 1 ज़र 2 माइनस 4 माइनस 3 इंटू 3 2 ज़र 0, 2 0 ज़र 0 एंड माइनस 2
प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। सो ये होगा 2 इंटू 4, ये हो जाएगा -2, -3 इंटू -2, और ये हो जाएगा +1 इंटू -1। सो 2 2 ज़र -4, ये -1 हो जाएगा और 3 2 ज़र 6 हो जाएगा। सो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो ये हो गया 2 2 ज़र -4, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़र 6 एंड माइनस 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 प्लस -1। सो ये हो जाएगा -5 प्लस 6 इज इक्वल टू 1। सो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या है, वो भी 1 के इक्वल आ गया। तो हम लिख लेंगे कि हैंस ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। तो ये क्या हो गया है, आपके पास प्रूफ हो गया है। तो बस हमने यही सिंप्लीफाई करना था कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट इक्वल आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे क्या करना है, एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 0 1 3 -1 2 एंड +1, और फिर क्या है 2 1 एंड 1। ये इसकी वैल्यू हो गई है। तो इसके मैं दो ही पार्ट सॉल्व करूंगा क्योंकि चारों एक जैसे ही हैं। तो कोशिश तो ये कि एक ही सॉल्व कर दूं, लेकिन चले दो कर लेते हैं ताकि आपके लिए भी कुछ प्रैक्टिस के लिए रह जाए। सोल्यूशन डायरेक्ट क्या करना है, एक्सपेंड बाय रो 1, और 1 से एक्सपेंड करना है। सो 0 इंटू 2 1 1 एंड 1, फिर हो जाएगा -1 इंटू -1 +1 2 एंड 1 +3 इंटू -1 2 2 एंड 1। सो 0 इंटू 2 1 ज़र 2 -1। वैसे तो 0 आता है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा होता हूँ। सो ये हो जाएगा -1 -2 +3 इंटू -1 -4। सो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 -1 से 1 -1, और ये हो जाएगा -3 +3 इंटू -5। ये हो जाएगा 0 +3 -15 इज इक्वल टू 3 -15 से क्या होगा, -12 आएगा। तो ये इसका क्या हो गया है, सिंपल आंसर आ गया है। बस उन्होंने कहा था कि आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज गिवन है तो वो हमने सोल्व कर ली है। अब हम इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फोर्थ वाला, इसके सेकंड और थर्ड वाले को मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया। रीज़न ये है कि आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन एक्सपेंड बाय रो 1, और 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू स्किप होगी। सो 1 0 3 एंड 4, फिर हो जाएगा -1 इंटू ये वैल्यू और ये वैल्यू स्किप हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 0 -2 एंड 4 -3 इंटू ये वैल्यू और ये वैल्यू स्किप हो जाएगी। सो 1 1 -2 एंड 3 ये आ जाएगा। सो विच इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 4 1 ज़र 4 -0 -1 4 1 ज़र 4 -0 एंड -3 इंटू 3 1 ज़र 3 +2। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 -1 इंटू 4 -3 इंटू 5। सो ये हो जाएगा 4 2 ज़र 8 -4 -15। सो ये हो जाएगा 8 -19 एंड विच इज इक्वल टू -11। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो यहाँ पर मैं लेक्चर को एंड करने लगा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो इस तरह से अगर इसी में पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी थ्योरी डिटर्मिनेंट की जितनी आज हमने पढ़ी है, और उसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो, और उसके साथ साथ जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।